नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बैटर इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण के पार्ट 3 की। इससे पहले 2 पार्ट बन चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाके पहले उन्हें देख लीजिए ताकि क्रमबद्धता बनी रहे। ये वीडियो उत्तर प्रदेश शिक्षक जो योग्यता परीक्षा है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सुपर टेट और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कॉपी पेन लेकर बैठें और क्वेश्चंस को नोट करते चलें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। आइए पहले प्रश्न पर आते हैं। उच्च बायोमास के निर्माण के लिए अनुकूल पीएच मान कितना होना चाहिए? तो उच्च बायोमास के निर्माण के लिए, यहाँ बायोमास क्या है? बायोमास से तात्पर्य है कि आपने जो मिट्टी में मिलाने के लिए या मिट्टी पर उपस्थित जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो एक अच्छी किस्म की खाद बने। यहाँ पर सामान्य भाषा में समझिए कि जो आपका बायोडिस्पोजेबल या बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है वो अच्छे तरीके से सड़ जाए और खाद बन जाए। इसके लिए पीएच कितना होना चाहिए वहां पर? तो इसका आंसर है 5 से 8 पीएच के बीच में। 5 से 8 के बीच में। मृदा में उच्च बायोमास का निर्माण तब होता है जब जलवायु नम, मृदा का पीएच 5 से 8 के बीच, तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच और जल निकासी की अच्छी सुविधा हो। अगला प्रश्न, पीएच मान के आधार पर, यहाँ आधार गलत लिखा हुआ है, पीएच मान के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांट सकते हैं? पीएच मान के आधार पर मृदा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्या है? अम्लीय मृदा पीएच 7 से कम हो, क्षारीय मृदा पीएच 7 से अधिक हो और उदासीन मृदा पीएच 7 हो। तो जो जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है वो पीएच जानते होंगे कि पीएच स्केल 1 से 14 के बीच का स्केल होता है जिसमें 7 मिड पॉइंट है और उदासीन है। तो आपसे कोई पूछे अगर कि जल का पीएच बताइए तो जल जो है उदासीन होता है, जल का पीएच सदैव 7 होगा। और मानव शरीर भी क्षारीय होता है, मानव शरीर में रक्त का पीएच भी 7.4 के आसपास होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि रक्त का पीएच कितना होता है। आप बस इतना याद रखिए कि मानव शरीर जो है वो क्षारीय होता है। तो एक ऑप्शन होगा जो क्षारीय होगा, बाकी सभी सामान्यतः अम्लीय ही होते हैं। नहीं तो 7.4 भी याद रखिए। किस मृदा जल का उपयोग पौधे सर्वाधिक करते हैं? केशिकीय जल ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है आर्द्रताग्राही जल, ऑप्शन सी है संयुक्त जल, ऑप्शन डी है जल वाष्प। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर केशिकीय जल। केशिकीय जल, यहाँ पर आंसर गलत लिखा हुआ है, इसे नोट करिएगा आप। केशिकीय जल क्या होता है? तो मृदा में छोटी छोटी नलियां होती हैं जिनकी मोटाई बालों के, केशों के बराबर होती है। तो उसमें जो जल होता है उसे केशिकीय जल बोलते हैं और पौधे सबसे ज्यादा इसी का उपयोग करते हैं। आर्द्रताग्राही जल क्या है? आप नमक को खुले में छोड़ दीजिए तो कुछ देर बाद वो गीला हो जाता है। इसी तरह मिट्टी में तमाम तरह के लवण होते हैं जो जल को अपने पास संग्रहित रखते हैं, तो वो होता है आर्द्रताग्राही जल। फिर है संयुक्त जल। मृदा में अनेक तरह के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि वायु में उपस्थित या मृदा में उपस्थित जल से क्रिया करके जल को अपने पास संजो के रखते हैं। और फिर जलवाष्प। तो वायु चूंकि जल में मृदा में किसी न किसी रूप में उपस्थित होती है, तो वायु में जो जलवाष्प होती है वो होती है। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, होलार्ड क्या है? तो मृदा में उपस्थित बायोमास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पूर्ण जल निकास के बाद मृदा में अवशोषित जल, ऑप्शन सी मृदा में उपस्थित खनिज की मात्रा, ऑप्शन डी मृदा में उपस्थित अम्लीय तत्वों का माप। तो यहाँ पर सही उत्तर है पूर्ण जल निकास के बाद मृदा में अवशोषित जल को होलार्ड कहते हैं। पूर्ण जल निकास के बाद मृदा में अवशोषित जल क्षेत्र क्षमता या होलार्ड कहलाता है। तो ये नया शब्द कुछ लोगों को लग रहा होगा लेकिन पर्यावरण में बहुत प्रचलित है, इसको याद रखिएगा, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की तीव्रता की इकाई है जूल, कैलोरी, तापमान, न्यूटन इंटू मीटर। तो सही उत्तर है यहाँ पे तापमान। ऊष्मा की तीव्रता की इकाई है तापमान। देखिए, जब भी डॉक्टर आपको बताता है कि आपके शरीर का तापमान 102 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो ये बता रहा होता है तापमान, ना कि आपके शरीर की ऊष्मा।
तापमान का कारण ऊष्मा है, तापमान ऊष्मा नहीं है, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। तो जूल एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है, कैलोरी न्यूटन इंटू मीटर भी ऊर्जा के मात्रक है, और तापमान ऊष्मा की तीव्रता की इकाई है जिसका मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट या केल्विन होता है। तो क्या आप डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। भूमध्य रेखा के उत्तर में कितने प्रकार के क्षेत्र हैं? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 प्रकार के क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 प्रकार के क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये है भूमध्य रेखा, तो हम ध्रुवों से शुरू कर रहे हैं और भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हैं नीचे की ओर। क्रमबद्ध तरीके से याद रखिएगा, ये क्रमबद्धता भी पेपर में पूछा जाता है। नंबर 1 ध्रुवीय बर्फीला भाग, फिर टुंड्रा, फिर शंकुधारी वन, फिर पर्णपाती वन, फिर घास के मैदान एवं मरुस्थल, और फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर का सीक्वेंस है, इसको याद रखिएगा। भूमध्य रेखा के ऊपर इस तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि नीचे क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के नीचे ज्यादा स्थलीय भाग नहीं है, वरना वहां भी इसी तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता। अगला प्रश्न है, तापमान के आधार पर संसार के समस्त वनस्पतियों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो तापमान के आधार पर संसार के समस्त वनस्पतियों को 5 भागों में बांटा गया है। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। नंबर 1 है, माफ कीजिएगा, 4 भागों में बांटा गया है, मुझे इसका उत्तर याद नहीं था, तो यहां पर सही उत्तर होगा सी, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। महातापी विषुवतीय वर्षावन क्षेत्र, यहाँ पर ये वन क्षेत्र जो है हरदम खूब सारी गर्मी में रहता है और प्रायः पृथ्वी के भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाया जाता है, जहाँ खूब गर्मी होती है। फिर मध्य तापी पर्णपाती वन, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पर इस तरह के वन मिलते हैं जो कि मध्य तापी होता है और गर्मियों में अपनी पत्तियों को गिरा देता है। फिर सूक्ष्म तापी शंकुधारी वन, तो ये जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, वहाँ शंकुधारी वन मिलते हैं। और सबसे नीचे है हैकिस्टोथर्मस या अल्पाइन वन, तो ये वन ऐसे हैं जिन्हें विकास वृद्धि के लिए निम्न ताप की आवश्यकता होती है, लेकिन ये सामान्य ताप में भी सर्वाइव कर सकते हैं। फिर तापमान के आधार पर कितने जलीय स्तर होते हैं? तो दरअसल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पर्यावरण के कारक, तो उसमें जलवायवीय कारक में एक कारक होता है ऊष्मीय कारक। तो ऊष्मा मैंने बताया, ऊष्मा जो है वो तापमान का कारण होता है। तो यहाँ तापमान के आधार पर जो पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर तापमान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो तापमान के आधार पर कितने जलीय स्तर होते हैं? तो तापमान के आधार पर 3 जलीय स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इपीलिमनियान, ये सबसे ऊपरी सतह होती है जहां पर तापमान नीचे की ओर धीरे धीरे गिरता है। दूसरा है थर्मोक्लाइन, ये मध्य क्षेत्र है और तापमान तेजी से गिरता है। और तीसरा है हाइपोलिमनियान, ये सबसे नीचे का क्षेत्र होता है जहां तापमान 5 डिग्री तक जा सकता है। तो अगर मान लीजिए समुद्र में बात कर रहे हैं, ये सतह है, तो सबसे ऊपर इपीलिमनियान, फिर थर्मोक्लाइन और फिर सबसे नीचे हाइपोलिमनियान। ठीक है। ऊष्मीय क्षति पौधों को कितने तरह से हानि पहुंचाती है? तो ऊष्मा के कारण जो है पौधों को जो हानि पहुंचती है उसके बारे में बात हो रही है। ऊष्मीय क्षति पौधों को कितने रूपों में हानि पहुंचाती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो यहाँ सही उत्तर है बी। 3 तरह की ऊष्मीय क्षति होती है। नंबर 1 कौन सी है? नंबर 1 है शुष्कीकरण, जब तापमान इतना अधिक हो जाए कि वाष्पीकरण तो तेजी से हो लेकिन अवशोषण या संघनन की गति जो है वो धीमी रहे। तो भाई जितना पानी है वो सब वाष्पीकृत हो जाएगा, लेकिन वो संघनित तो हो नहीं रहा, तो जल चक्र टूट जाएगा और पानी की कमी हो जाएगी और पौधा मर जाएगा। दूसरा है द्रुत शीतलन, मान लीजिए कोई पौधा है जो ठीक एक सामान्य तापमान में है, अचानक से वहां तापमान कम हो जाए किसी भी कारण से, मौसमी कारण से या कृत्रिम कारण से, तो वो पौधा मर जाएगा। या कोई पौधा जो एक ऐसे क्षेत्र में है जहां तापमान सामान्य है, आप उसको एक शीतल क्षेत्र में ले जाएं तो भी वो मर जाएगा। तीसरा है अत्यधिक सर्दी के कारण कोशिकाओं में जल का जम जाना, इसे हिमीकरण बोलते हैं।
तो हिमीकरण के कारण भी पौधे मर जाते हैं। तो ये तापमान के 3 तरीके हैं जिससे जो है पौधों को जो है समस्या होती है। इन्हें थर्मल इंजरीज या ऊष्मीय क्षति भी बोलते हैं, या तापमानिक क्षति भी बोलते हैं। जो भी शब्द आपको उचित लगे आप याद रखिए, लेकिन ये याद रखिए कि ये 3 तरह के होते हैं: शुष्कीकरण, द्रुत शीतलन और अत्यधिक हिमीकरण। अगला है, वे ठंडे रक्त वाले जंतु जिनके रक्त का तापमान पर्यावरण के साथ परिवर्तित होता है क्या कहलाते हैं? पोइकिलोथर्म और इक्टोथर्म, बी है होमियोथर्म और इंडोथर्म, सी है हेट्रोथर्म और डी है हिब्रेनेशन। तो यहां सही उत्तर है ए, ऑप्शन ए, पोइकिलोथर्म और इक्टोथर्म। ये ठंडे रक्त वाले जंतु जिनके रक्त का तापमान पर्यावरण के साथ परिवर्तित होता है, जैसे मछली, अकशेरुकी व उभयचर जीव। फिर है होमियोथर्म और इंडोथर्म। ये वे जंतु होते हैं जिनका तापमान पर्यावरण पर निर्भर नहीं करता। ये गर्म रक्त के जंतु भी कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी व पक्षी। फिर हेट्रोथर्म, वे जीव जो तापमान नियंत्रण के लिए शीत निद्रा या शिथिलता में चले जाते हैं, जैसे कि भालू। और हिब्रेनेशन, ये शीत निद्रा की स्थिति को ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा ये। ठीक, याद रखिएगा इसको। और आगे और भी टर्म्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। शिथिलता, तो यह शीत निद्रा के समान है, जहां जानवरों की सक्रियता तथा उपापचयन दर कम हो जाता है। तो क्या होता है कि जब जानवर किसी ऐसे क्षेत्र में हो जहां अचानक से बर्फ जम जाए, बर्फ जमने से क्या होता है, उनके भोजन का जो स्रोत होता है वो उनसे दूर हो जाता है, क्योंकि बर्फ सब जगह जम गई है, अब वो खा नहीं सकते। तो वो अपने शरीर को शिथिल कर लेते हैं और अपने उपापचय की दर को कम कर लेते हैं, जिससे जो शरीर में पहले से संचित ऊर्जा है उससे वो जीवित रहते हैं। तो शीत निद्रा और शिथिलता लगभग एक जैसी ही चीज है। फिर है उपरति, डायपाउस। तो ये क्या है? जब जीव प्रतिकूल अवस्था में अपना विकास रोक देते हैं और अनुकूल समय आने पर पुनः विकास करते हैं, तो इसे बोलते हैं उपरति। तो कुछ लार्वा होते हैं, जब उनके प्रतिकूल अवस्था होती है तो वो अपना विकास रोक देते हैं और उसी अवस्था में पड़े रहते हैं, और जैसे ही उनके अनुकूल समय आता है वे जो है तेजी से विकास करते हैं और विकसित हो जाते हैं। फिर है सुप्तावस्था। तो जब जीव उपापचय और वृद्धि को अनिश्चित समय के लिए अत्यंत निम्न स्तर पर कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं सुप्तावस्था। तो इस क्षेत्र इसके लिए आप जैसे मगरमच्छ और अजगर का उदाहरण ले सकते हैं। वे जीव जब उनको भोजन प्राप्त नहीं होता आसानी से, तो अपने आप को सुप्तावस्था में डाल देते हैं और ध्यान से शिकार का इंतजार करते रहते हैं, और जैसे ही शिकार इनके पास आता है वो उस पर झपट पड़ते हैं। तो ये इन जीवों के पास कमाल की क्षमता होती है अपने हृदय गति को और शरीर के अन्य अंगों को रक्त संचार रोक देने की, अपने उपापचय को कंट्रोल करने की। इसलिए ये लंबे से आपको मालूम होना चाहिए, जो मगरमच्छ हैं वो डायनासोर के समय से हैं इस धरती पे, बल्कि उनके पहले से हैं इस धरती पे। तो ये इसी अनुकूलन की क्षमता के कारण है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर नंबर हमारा दिया हुआ है, आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। चैनल के अबाउट में हमारा ईमेल आईडी है, और आप कमेंट पे भी अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। साइनिंग आउट।